नमस्कार प्यारे बच्चों। आज का जो हमारा डिस्कशन है वो मिड सेशन टेस्ट सीरीज जो टॉपिक है वो बायोटेक्नोलॉजी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो कौन सा है? बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस। ये जो बॉटनी का पोर्शन है इसको हम डिस्कस कर रहे हैं। आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। चलिए क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं वन बाई वन। क्वेश्चन नंबर 46 है। इसमें लिख रखा है कि दी टेक्निक और प्रोसेस किसके अंदर इंक्लूड है? बायोटेक्नोलॉजी के अंदर है। तो जैव प्रौद्योगिकी के अंतर्गत आने वाली कौन सी तकनीक और प्रक्रिया है वो सम्मिलित होती हैं? इसमें इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है, ठीक है, यानी कि बाहरी जो निषेचन होता है। इसके बाद दे रखा है सिंथेसिस ऑफ जीन, तो ये भी इंक्लूड होता है। जीन संश्लेषण है। केमिकल सिंथेसिस है, ये बायोटेक्नोलॉजी का पार्ट नहीं है, यानी कि रसायन संश्लेषण नहीं है। उसके बाद देखा रखा है कि करेक्टिंग ए डिफेक्टिव जीन, ये भी ठीक है। और डेवलपिंग ऑफ क्या है? डीएनए वैक्सीन। तो डीएनए वैक्सीन का विकसित करना है, दोषपूर्ण जीन को ठीक करना है। ये सभी किसके हैं? बायोटेक्नोलॉजी का पार्ट होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा वो कौन सा चला जाएगा? फोर्थ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 47 में दे रखा है कि एग्जामिनिंग जो स्टेटमेंट है उनको हमें ठीक से पढ़ना है। एक्स वाई जो जेड है, ठीक है, यानी कि यूरोपियन फेडरेशन यानी कि EFB है, वो स्टैंड फॉर किसको करती है? तो यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो यहां पर यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। अगला दे रखा है कि द डेफिनेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी गिवन बाय यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी यानी कि EFB स्टेट दैट द इंटीग्रेटेड नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिज्म सेल पार्ट देयर ऑफ, इसको वाई को हमें, और फॉर द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, तो ह्यूमन यूजफुल के लिए क्या करती है ये, या ह्यूमन वेलफेयर के लिए क्या है? प्रोवाइड किया जाता है। अगला दे रखा है कि द डेफिनेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी गिवन बाय, किसने दिया है? EFB यानी कि यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। किसके लिए? ओल्ड और मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी दोनों के साथ इंटीग्रेटेड किया गया है। तो इसका आएगा मॉडर्न मॉलिक्यूलर बायोटेक्नोलॉजी के साथ, यानी कि बायोटेक्नोलॉजी है ओल्ड पॉइंट ऑफ व्यू है और मॉलिक्यूलर पॉइंट ऑफ व्यू कह सकते हैं कि न्यू बायोटेक्नोलॉजी, दोनों को कंबाइन कर यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी यानी कि EFB ने जो डेफिनेशन दी है बायोटेक्नोलॉजी की। तो ये इसका यानी कि Z और X के लिए कौन सा सही है? सेकंड। तो इसका आंसर कौन सा चला जाएगा? सेकंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि द टू मेन टेक्निक दैट गिव द बर्थ ऑफ मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी, आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी के जन्म देने वाली दो मुख्य तकनीक है, कौन कौन सी है? एक तो बायो प्रोसेस क्या है? इंजीनियरिंग है। और दूसरा कौन सा है? जेनेटिक इंजीनियरिंग है। तो ये कौन सा है? बायो प्रोसेस और आनुवांशिक। यानी कि इनमें क्या होगा, एक तो हम स्टरलाइजेशन टेक्निक है उनको हमने डेवलप किया है, यानी कि ग्रोथ। दूसरा हमने किसको डेवलप किया है? जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग के दौरान हमने क्या किया है कि जेनेटिक मटेरियल है उसको हमने क्या मैनिपुलेशन करना सीख लिया। तो ये दोनों जो है वो किसको जन्म देती हैं? वो मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी को जन्म देती हैं। तो कौन कौन सा चला जाएगा इसमें? फर्स्ट और सेकंड। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हम बात करते हैं कि इन 1972 कोहेन और बॉयर उन्होंने क्या किया था, या 1972 के अंदर कोहेन ने और हर्बर्ट बॉयर ने क्या हासिल किया था? तो उन्होंने क्या हासिल किया था कि एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है उनको उन्होंने क्या किया था? ट्रांसफर किया था। किसके अंदर? साल्मोनियम टाइफिमेरियम। तो देखते हैं कि द डिस्कवरी ऑफ नर्व ग्रोथ फैक्टर्स, नहीं, ये इसके लिए नहीं है। तंत्रिका वर्धिक कारक, ये इसका पार्ट नहीं है। अगला दे रखा है कि डिस्कवरी ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, नहीं, उन्होंने तो ट्रांसफर किया था, AR की डिस्कवरी नहीं की थी, यानी कि प्रतिबंध एंडोन्यूक्लियस की उन्होंने डिस्कवरी नहीं की थी। आगे है डिस्कवरी ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस इन E. coli, ये भी नहीं है। तो ये दे रखा कि द कंस्ट्रक्शन ऑफ द फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट DNA
बाय द लिंकिंग एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन, एंटीबायोटिक प्रतिरोधक जो जीन है उसके साथ जोड़कर उन्होंने फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट यानी कि फर्स्ट आरडीएनए है उसको बनाया था। तो किस प्लाज्मिड के साथ जोड़ा था? साल्मोनियम टाइफिम्यूरियम के साथ। तो इन्होंने क्या किया था? आरडीएनए का निर्माण किया। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा चला जाएगा? फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दे रखा कि द की टूल रिक्वायर्ड फॉर द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, आरडीएनए प्रौद्योगिकी के लिए आवश्यक मुख्य उपकरण कौन कौन से हैं? एआर का होना, लाइगेज का होना, होस्ट ऑर्गेनिज्म का होना, वेक्टर का होना, ये सारे क्या हैं? आरडीएनए टेक्नोलॉजी के लिए क्या होते हैं? यूजफुल होते हैं। तो कौन कौन से हैं? क्वेश्चन नंबर 15 में तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है, पॉलीमरेज एंजाइम है, लाइगेज है, वेक्टर है, होस्ट ऑर्गेनिज्म। तो कौन कौन से हो जाएंगे? ये सारे हैं, यानी कि प्रतिबंध एंजाइम है, पॉलीमरेज एंजाइम, लाइगेज है, वाहक है, पॉसिजीव है। तो सारे क्या हो जाएंगे? इसमें करेक्ट हो जाएंगे। यानी कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, पॉलीमरेज एंजाइम है, लाइगेज है, वेक्टर है, होस्ट ऑर्गेनिज्म है। तो क्या होंगे? चारों हो जाएंगे। तो इसमें इसका करेक्ट आंसर कौन सा है? फोर्थ है। यानी कि सभी वो क्या है? आरडीएनए फॉर्मेशन के लिए क्या होंगे? रिक्वायर्ड होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है कि एम है इज द फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है, उसको डिस्कवर किया गया। यानी कि कोई एम अननोन है, एंजाइम है, उसके बारे में बात की जाए कि उसको पहला रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है उसको खोजा गया। ये करता है इट ऑलवेज कट द डीएनए मॉलिक्यूल पर्टिकुलर पॉइंट रिकॉग्नाइज स्पेसिफिक सीक्वेंस, 6 बेस पेयर की सीक्वेंस है उसको कट करने वाला है। तो इसको हमें एम को क्या करना है? पहचानना है। तो एम की पहचान के लिए यानी कि सबसे पहला जो एंजाइम खोजा गया था वो कौन सा होगा? इक्वाराई फर्स्ट, हिंड सेकंड, इक्वाराई सेकंड और हिंद थर्ड। तो सब में सबसे पहले कौन सा एंजाइम खोजा गया था? हिंद सेकंड है, वो फर्स्ट एंजाइम है उसको डिस्कवर किया गया था। इसका करेक्ट आंसर है कौन सा है? सेकंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यह दे रखा कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्लीवेज ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस, निम्नलिखित अनुक्रम को काटने के लिए जिम्मेदार कौन है? यानी कि इसको रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है वो कौन सा है? कौन सा एंजाइम है? ये जो सीक्वेंस है ये सीक्वेंस किसकी है? इको आर फर्स्ट की सीक्वेंस है। ये सीक्वेंस किसकी है? इको आर फर्स्ट की है। तो इको आर फर्स्ट इसमें कहां से कट लगाता है? यहां से कट लगाता है। तो ये 6 बेस पेयर की सीक्वेंस होती है। तो ये किसके लिए है? इको आर फर्स्ट की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें लिखा रखा है इन द नेमिंग ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जी फर्स्ट लेटर डिस्कवर्ड बाय। तो फर्स्ट लेटर किसके बारे में बताता है? जीनस के बारे में बताता है। सेकंड लेटर है, अगले दो लेटर हैं वो किसके बारे में बताते हैं? स्पीशीज के बारे में बताते हैं। जैसे इको आर फर्स्ट है तो इसमें एक तो कौन सा है? जीनस का है। 2 किसके हैं? अगले स्पीशीज के बारे में बताते हैं। और जो फोर्थ लेटर है ये फोर्थ लेटर किसके बारे में बताता है? ये फोर्थ लेटर नेम किसको स्टैंड करता है? और उसके बाद जो अगला जाता है वो किसको? इनके एंजाइम के ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन को बताने का काम करता है। तो स्टैंडिंग हो गया। तो पहला कौन सा? जीनस है, फिर स्पीशीज हो गया, फिर स्टेन करने के लिए आर हो गया, फिर ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन के लिए कौन हो गया? बैक्टीरिया यानी कि डी हो गया। तो इसके लिए सारे कौन से हैं? इसका आंसर कौन सा जा रहा है? फर्स्ट। इसमें देखिए कि प्रतिबंध एंजाइमों को नामकरण के लिए नाम का पहला अक्षर है वो किससे लिया जाता है? वंश से लिया जाता है। अगले 2 अक्षर है वो प्रजाति से लिए जाते हैं। और उसका जो चौथा अक्षर जो होता है वो कौन से है? परविभेदन, यानी कि चौथा अक्षर किस जीवाणु से, यानी कि इसमें यहाँ का स्टेनिंग है तो इधर से कौन सा हो जाएगा? परविभेदन हो जाएगा। और ये कौन सा है? जीवाणु है। तो इसका चौथा और क्या हो जाएगा? जो ऑर्गेनिज्म है वो किसके लिए है? बैक्टीरिया के लिए है। तो इनका जो नाम है वो जो जिस भी ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन किया जाता है तो उसका जो फर्स्ट है वो स्पीशीज, जीनस। तो पहला जीनस का, अगले 2 स्पीशीज के, फिर स्टेनिंग का, और फिर जो सबसे लास्ट होता है
न्यूमेरिक नंबर होता है वो ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन के लिए होता है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा चला जाएगा? फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो इसमें दे रखा है कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है इक्वार, तो ये कौन सा हो गया? इकोलाई के लिए हो गया, यानी कि एशिया कोलाई, ये कौन होगा? जीनस, स्पीसीज, स्टैंडिंग, ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन। लास्ट क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया है। तो इसमें CO किसको रिप्रेजेंट करता है? तो इक्वाल RI है, या हम कह सकते हैं कि इकोलाई है। इकोलाई के अंदर यानी कि एशिया कोलाई है, इसका पूरा नाम होगा। तो कोलाई जो है वो किसके है? स्पीसीज के लिए है। तो यहाँ पर जो CO है वो किसके लिए होगा? कोलाई के लिए होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? थर्ड। यानी कि क्वेश्चन नंबर 54 के अंदर जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा है? थर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है कि जो स्टेटमेंट दे रखी है कैरेक्टराइज्ड बाय द एंजाइम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, तो इनकरेक्ट है, उसको हमें क्या करना है? आइडेंटिफाई करना है। एंजाइम प्रतिबंध एंडोन्यूक्लियस के विशेषताओं को वर्णन किया गया है, इसमें हमें क्या बताना है? गलत कथन की पहचान करनी है। गलत कथन की पहचान के लिए सबसे पहले इसमें फर्स्ट जो ऑप्शन दे रखा है वो दे रखा है द एंजाइम बाइंड DNA स्पेसिफिक साइट एंड कट ओनली वन ऑफ द टू स्ट्रैंड, यानी कि ये DNA है, तो जब ER कट करेगा तो दोनों ही स्ट्रैंड को क्या करेगा? कट लगाता है, एक स्ट्रैंड को कट नहीं करता। क्लियर है? तो ये फर्स्ट ही क्या हो जाएगा? गलत हो गया। अगला दे रखा द एंजाइम कट द शुगर फॉस्फेट बैकबोन स्पेसिफिक साइट, ये बात क्या हो जाएगी? सही हो जाएगी। अगला दे रखा द एंजाइम रिकॉग्नाइज स्पेसिफिक पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होती है, उनको कट लगाने के लिए यूज या आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज किया जाता है। द एंजाइम कट DNA मॉलिक्यूल आइडेंटिफाई द पोजीशन विद इन द DNA, ये बात भी क्या हो जाएगी? सही हो जाएगी। गलत बताना है तो ये क्या होगा? एंजाइम जो विशेष स्ट्रैंडों पर से जुड़ता है और दो स्ट्रैंड जो होते हैं उसमें से केवल एक को कट करता है, तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। बाकी सारे कौन से हो जाएंगे? ठीक हो जाए। यहाँ पर बैकबोन है वो किसकी है? शुगर फॉस्फेट की बोन है। इसमें क्या होगा? कोई एक पर्टिकुलर सीक्वेंस होगी, पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस होगी, जैसे हमने अभी इक्वाराई का देखा था क्वेश्चन। तो इक्वाराई के अंदर ये पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस है, यहाँ से भी रीड करें या यहाँ से भी रीड करें तो दोनों के अंदर क्या होगा? रीडिंग सेम आ रही है। तो ये कौन सी पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस हो गई। और एंजाइम है वो एक आइडेंटिफाई करता है पोजीशन को DNA के अंदर, तो ये सेगमेंट किसका है? DNA का है, जिसके अंदर आइडेंटिफाई करके क्या लगाता है? कट लगाने का काम करता है। तो ये सभी सही है। तो इसका जो ऑप्शन फर्स्ट है वो इनकरेक्ट है। तो क्वेश्चन के अंदर जो आंसर गया वो कौन सा गया है? फर्स्ट गया। अगला दे रखा है कि हाउ मेनी फ्रेगमेंट जनरेटेड लीनियर DNA मॉलिक्यूल डाइजेस्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, कितनी जगह से काटा गया है? 4 जगह से। एक रेखीय DNA अणु है, उसकी 4 पहचान स्थल है, किसके लिए? प्रतिबंध एंजाइम के लिए है। तो इसमें कितने टुकड़े उत्पन्न होंगे? तो ये हमारा क्या है? एक लीनियर DNA है, इसको 4 जगह से काटा गया है। तो यहाँ पर कितने टुकड़े बने हैं? तो टुकड़ा 1, 2, 3, 4 और 5। तो क्वेश्चन नंबर 56 में कितने टुकड़े बने? तो कितने बने हैं? 5। तो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? सेकंड। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो गया? सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि इक्वाराई है यूज्ड टू कट द DNA ड्यूरिंग द आइसोलेशन ऑफ द जीन इनसाइड द वेक्टर DNA टू बी कट बाय द यूजिंग ऑफ, या जो हम डिजायरेबल जीन है उसके पृथक्करण के दौरान DNA को काटने के इक्वाराई के लिए उपयोग किया जाता है। तो वाक DNA को किसके द्वारा कट किया जाएगा? यानी कि हमारा जो डिजायरेबल जीन है जिसको कट करने के लिए हम किसको यूज करते हैं? किसी भी एंजाइम को यूज करते होंगे, तो उसी एंजाइम से हम किसको कट करते हैं? यानी कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस सेम टाइप का यूज किया जाता है, वेक्टर के लिए भी है और किसके लिए है? जीन के लिए। दोनों के लिए हम क्या करते हैं? सेम टाइप का यूज करते हैं। तो यहाँ पर किसका यूज किया गया है? इक्वाराई फर्स्ट का यूज किया गया है, तो हम उसके लिए भी किसका यूज करेंगे? इक्वाराई फर्स्ट का यूज करेंगे। तो करेक्ट आंसर कौन सा आ जाएगा? सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है? डायग्राम दे रखा है जिसको आइडेंटिफाई करना है। एंजाइम A और B इन्वॉल्व होते हैं रेस्पेक्टिवली है।
स्टेप फर्स्ट, तो ये कौन सा है, स्टेप फर्स्ट है, और ये कौन सा दे रखा है, स्टेप सेकंड दे रखा है। तो यहाँ पर स्टेप में क्या है, कट किया गया है, तो स्टेप फर्स्ट में हम AR को कट करते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है RE को। तो सेकंड कौन सा दे रखा है, ये है, तो ये किसके लिए है, लाइगेज के लिए दे रखा है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट स्टेटमेंट है तो उसमें देखो कि स्टेप फर्स्ट है, स्टेप सेकंड ऑप्शन फर्स्ट में इक्वाराई का लिया, तो सीक्वेंस कौन सी है, GATTC है, तो किससे कट किया गया है, इक्वाराई से। और दूसरा कौन सा है, लाइगेज है, तो लाइगेज कौन सा है, DNA लाइगेज, जिनको वापस से क्या कर दिया है, दोनों स्टिकी जो एंड बने थे उनको वापस से क्या है, जोड़ने का काम कर रहा है। तो यानी कि फर्स्ट में काटने का काम है और दूसरे में जोड़ने का काम है। तो जोड़ने के लिए सिर्फ क्या होंगे, फर्स्ट और सेकंड दो ही ऑप्शन में है, और ये सीक्वेंस जो है पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है वो इको R फर्स्ट की है, इस वजह से इसका जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा चला जाएगा, फर्स्ट चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर दे रखा है कि फॉलोइंग स्टेटमेंट आर सिलेक्ट और करेक्ट वन। तो अगले को हमें क्या करना है, चूज करना है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही कथनों का चयन कीजिए। क्लियर है, तो इसमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। एक्सोन्यूक्लियस है वो मेक कट द स्पेसिफिक पोजीशन विद इन नहीं करता है, एंड से कट करता है। तो ये क्या होगा, एक विशिष्ट स्थान से कट नहीं करेगा, एक एंड से क्या करता है, कट करता है। हिंद सेकंड है वो फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस आइसोलेटेड किया गया था, ये बात सही है। तो इसको क्या किया गया, सबसे पहला रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के तौर पे यानी कि RE के तौर पे क्या किया गया था, आइसोलेट किया गया था। अगला जो DNA दे रखा है वो क्या कि सेम काइंड ऑफ स्टिकी एंड DNA कट द आइडेंट डिफरेंट रेस्ट्रिक्शन, यानी कि नहीं सेम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस अगर हम यूज करेंगे तो सेम टाइप का क्या होगा, एंड क्रिएट होंगे। अगर डिफरेंट एंजाइम को यूज करते हैं तो सेम टाइप के एंड है वो क्रिएट नहीं होंगे। यानी कि मान लो हो सकता है कि कोई ब्लेंड एंड क्रिएट करने वाला हो, कोई स्टिकी एंड क्रिएट करने वाला हो, किसी की पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस अलग हो, दूसरे की पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या होती है, अलग होती है। तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत होगा। किस कारण से गलत हुआ है, डिफरेंट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है, विभिन्न प्रतिबंध एंजाइमों के द्वारा काटे जाएंगे तो एक तरीके के नहीं बनते हैं, वो अलग अलग तरीके के बनते हैं। DNA फ्रेगमेंट मूव टुवर्ड द कैथोड, ठीक है, किसकी तरफ मूव करते हैं, कैथोड की तरफ नहीं करते हैं, किसकी तरफ करते हैं, एनोड की तरफ क्या करते हैं, मूव करते हैं। अगला दे रखा है कि रिकॉम्बिनेंट वेक्टर कैन ओनली क्रिएट बाय द वन कट वेक्टर और सोर्स DNA सेम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, ये बात सही है। यानी कि जो वाहक DNA है और जो स्रोत DNA है इन दोनों को हम क्या करेंगे, सेम यानी कि एक प्रकार के जो प्रतिबंध एंजाइम है उससे हम क्या करते हैं, कट करते हैं, जिससे एक टाइप का स्टिकी एंड फॉर्म हो या एक टाइप के क्या हो। तो DNA लाइगेज ऐड करने के बाद वो आसानी से जुड़ पाए, रिकॉम्बिनेंट DNA में कन्वर्ट हो पाए। तो ये कौन सा हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो कौन कौन सा है, विद इन नहीं है, फर्स्ट गलत है, सेकंड सही है, तो फर्स्ट गलत है, सेकंड सही है तो सेकंड ये दे रखा है, और इसका थर्ड भी क्या है, गलत है। तो आंसर कौन सा चला गया इसका, थर्ड। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा चला गया, थर्ड। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर दे रखा है कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर वैद्युत कण संचलन के पृथक कण जो DNA खंड जो देखने को मिलते हैं उनमें DNA को किससे अभिरंजित करते हैं, तो किससे हम इथिडियम ब्रोमाइड से अभिरंजित करते हैं, और उनको किसके अंदर देखा जाता है, यूवी रेज के अंदर एक्सपोज किया जाता है, तब जाके वो हमें बैंड दिखाई देते हैं। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर जो सेपरेट करते हैं फ्रेगमेंट है, तो उसको विजुलाइज करने के लिए स्टेनिंग किससे करते हैं, इथिडियम ब्रोमाइड से, और वो किसके अंदर एक्सपोज करेंगे, यूवी रेडिएशन के अंदर, तब हमें क्या होंगे, वो ब्राइट ऑरेंज कलर के बैंड हमें दिखाई देंगे। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो गया, सेकंड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बताना है, स्टेटमेंट दे रखी है, ट्रू और फॉल्स बतानी, ट्रू और फॉल्स बतानी है। तो इसके अंदर क्या होगा, देखो एग्रोज नेचुरल पॉलीमर है, किससे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, सीग्रास से, सीवीड से ऑब्टेन किया जाता है। तो ये कौन सा हो जाएगा, गलत हो गया। अगला दे रखा है, इन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस डाइजेस्ट लोडेड वेल क्या है, नियर द कैथोड है, ठीक है। वेल में हम किसकी तरफ, यानी कि ये
जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है, तो ये जो वेल बनते हैं ये किसकी तरफ होते हैं? कैथोड की तरफ होते हैं। मूव होगा वो किसकी तरफ? एनोड की तरफ है। कैथोड कैसा है? नेगेटिव है। एनोड कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। तो डीएनए के जो फ्रेगमेंट हैं वो क्या होंगे? इसमें कैथोड से एनोड की तरफ क्या करते हैं? मूव करते हैं। तो ये बात लिख रखी है कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में हम क्या करते हैं? डीएनए को लोड कहाँ करते हैं? किसके अंदर है? कैथोड के पास। यानी कि इसमें क्या होंगे? जो डीएनए कैथोड के पास स्कोप में क्या होगा? लोड किया जाता है। तो फर्स्ट कौन सा हो गया? गलत हो गया। सेकंड कौन सा हो जाएगा? सही हो जाएगा। थर्ड दे रखा है कि व्हेन डीएनए फ्रेगमेंट ऑब्जर्व अंडर द यूवी रेज के अंदर हम देखते हैं तो ऑरेंज कलर के बैंड हमें दिखाई देते हैं। तो जब डीएनए खंड को यूवी प्रकाश के तहत देखे जाते हैं तो वो नारंगी कलर की पट्टिका के रूप में दिखाई देते हैं। तो ये कौन सा हो जाएगा? थर्ड भी सही हो जाएगा। इन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर जो सेपरेटेड जो बैंड है डीएनए कट आउट एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द जेल, तो इसको हम ट्रांसफॉर्मेशन नहीं बोलते हैं, इल्यूशन बोलते हैं। तो ये कौन सा हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो इसके रिगार्डिंग कौन सा आंसर आएगा हमारा? 61 में आंसर जो आएगा फर्स्ट कौन सा है? गलत है। अगले दो सही हैं और ये फोर्थ भी कौन सा है? गलत है। तो कौन सा करेक्ट आंसर चला जाएगा इसमें? थर्ड। नेक्स्ट 62 क्वेश्चन दे रखा है। तो 62 क्वेश्चन के अंदर कौन सा दे रखा है कि एक डायग्राम दे रखा है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का, और डायग्राम के तहत अगर हम देखते हैं कि कौन कौन से स्टेटमेंट है वो सही है, कौन सी है वो गलत है। तो ये हमारा करेक्ट स्टेटमेंट के बारे में बताना है। ये वेल दे रखे हैं एक दो, इधर कौन होगा? कैथोड हो जाएगा। इधर कौन हो जाएगा? एनोड हो जाएगा। ये डीएनए है। डीएनए में ये जो फर्स्ट वेल है इसमें जो सैंपल लोड करते हैं वो कौन सा करते हैं? अनडाइजेस्टेड करते हैं। उसके बाद यहाँ पर साइज क्या होगा? लार्ज होगा। लार्ज से किसकी तरफ होगा? स्मॉल। यहाँ सेगमेंट स्मॉल होंगे, यहाँ लार्ज होंगे। तो ये इस तरफ से क्या होगा? इसके अंदर मूवमेंट होती है। तो इसको हम वन बाई वन कर देखते हैं कि इट टिपिकल एग्रोजेल है इलेक्ट्रोफोरेसिस को शोविंग द डिफरेंटली माइग्रेट द डीएनए फ्रेगमेंट है। तो अगला दे रखा है कि इसमें केयरफुल सेलेक्ट दे रखा, लाइन फर्स्ट है। लाइन फर्स्ट में क्या कर रखा है? डाइजेस्टेड फ्रेगमेंट है। तो लाइन फर्स्ट है, इसके अंदर कैसा होगा? डाइजेस्टेड नहीं होगा। कैसा है? अनडाइजेस्टेड है। सेकेंड लाइन जो है वो 2 to 4 है, वो कैसा? अनडाइजेस्टेड। ये अनडाइजेस्टेड नहीं है, ये कैसे हैं? डाइजेस्टेड है। तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, गलत हो जाएगा। उसके बाद है लार्जेस्ट बैंड है वो प्रेजेंट है किसके पास? पोजीशन ए। ये पोजीशन ए है तो यहाँ पर लार्ज बैंड है, और जो अगला है बी है इसकी तरफ क्या होंगे? स्मॉल होंगे। तो ये स्टेटमेंट कौन सा हो जाएगा? बी पोजीशन पे क्या होंगे? स्मॉलेस्ट है। तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। और जब साइज है अलग अलग होगा, यानी कि यहाँ पर साइज क्या है? डीएनए का साइज ज़्यादा हो सकता है, ये साइज कैसा है? स्मॉलर है। तो इसका जो माइग्रेशन है तो वो कैसा होगा? डिफरेंशियल माइग्रेशन देखने को मिलेगा, यानी कि जो छोटे बैंड होंगे वो तेज़ी से आगे बढ़ेंगे, जो बड़े बैंड हैं वो धीरे धीरे क्या होंगे? आगे बढ़ेंगे। तो नियर बाई वेल के पास कौन से होंगे? लार्ज बैंड होंगे, और उससे दूर डिस्टेंस पे फॉर कौन होगा? स्मॉलर बैंड होंगे। तो इसके लिए कौन सा होगा? सेकेंड और थर्ड गलत है, और बाकी फर्स्ट और फोर्थ क्या है? सही है। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा चला जाएगा? सेकंड चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 है, इसमें स्टेटमेंट दे रखे हैं, और 63 के जो स्टेटमेंट हैं इनमें हमें देखना है कि क्या सही है क्या गलत है। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही कथनों का क्या करिए? चयन कीजिए। तो इसके अंदर देखा रखा है कि जो प्लाज्मिड होता है वो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता है, सर्कुलर होता है, डबल स्टैंडर्ड होता है, नेचुरली बैक्टीरिया के अंदर क्या होता है? प्रेजेंट होता है। तो प्लाज्मिड के बारे में बात की गई है कि ये स्वप्रतिकृतिकरण होता है, गोलाकार होता है, डबल स्टैंडर्ड होता है, डीएनए के अणु, और ये प्राकृतिक रूप से किसमें पाए जाते हैं? बैक्टीरिया के अंदर पाए जाते हैं। एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम है वो जनरली नॉट यूज वाइल द प्रोड्यूसिंग ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल। सही है, यानी कि आरडीएनए टेक्नोलॉजी के अंदर या मोस्टली हम बायोटेक के अंदर किसको यूज करते हैं? एक्सोन्यूक्लियस का यूज नहीं करते हैं, किसका करते हैं? एंडोन्यूक्लियस का यूज करते हैं। तो एक्सोन्यूक्लियस हम कह सकते हैं कि यूजफुल नहीं है, किसके लिए? बायोटेक्नोलॉजी, आरडीएनए टेक्नोलॉजी के लिए। अगला दे रखा है कि इलेक्ट्रोफोरेसिस जो टेक्निक है इसमें हम यूज फॉर द लिंकेज सेगमेंट मॉलिक्यूल बेस्ड ऑन द
साइज एंड चार्ज। तो उसके बाद दे रखा है कि इसमें जो टेक्निक है वो यूज फॉर द लिंकेज ऑफ द सेगमेंटेड मॉलिक्यूल द बेस ऑन द देयर साइज एंड चार्ज। नहीं, अगला इसमें दे रखा है कि जो इक्वाराई है वो जो रोमन नंबर है जिसमें फर्स्ट है वो इंडिकेट किसको करता है, फर्स्ट एंजाइम आइसोलेटेड इक्वाराई। ये ठीक है कि यानी कि हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो स्टेन किया गया है या सबसे पहले क्या किया गया है कि ऑब्टेन किया गया है, उस ऑब्टेन करने के लिए हमने सबसे पहले यानी कि फर्स्ट लेटर है किसको इंडिकेट करता है कि आइसोलेशन का मोड कौन सा, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है। तो इक्वाराई फर्स्ट आरआई से ये ऑब्टेन किया गया, तो इसमें फर्स्ट सही है, सेकंड सही है, थर्ड गलत है। थर्ड गलत किस लिए है, यहाँ पर ये लिंक के नहीं आना चाहिए। यह क्या होगा, जैल तकनीकी के उपयोग के लिए आकार और आवेश के आधार पर खंडित अणुओं को जोड़ने का काम नहीं करना है। हम क्या करते हैं, उसको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पे क्या करते हैं, सेपरेट करने का काम करते हैं। इनकी चार्ज और साइज के आधार पर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या किया जाता है, डीएनए खंड को अलग अलग कर दिया जाता है। तो ये जोड़ने का लिख रखा है, इस वजह से क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगी। तो इनके कौन कौन से स्टेटमेंट सही है, फर्स्ट सेकंड है, थर्ड गलत है। तो थर्ड इसमें है, तो कौन सा हो गया, थर्ड। इसका ऑप्शन कौन सा है करेक्ट, थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो इसमें एक ORI यानी कि क्या है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, जो साइट है जहाँ से रेप्लिकेशन क्या होगा, स्टार्ट होगा वेक्टर के अंदर। तो इसके लिए हमारे पास ये देख रखा है कि कौन कौन से स्टेटमेंट हैं वह उसके लिए क्या होंगे, फंक्शनिंग के लिए क्या है, सही है। तो कौन कौन सी सही होंगी, तो वाक्य के लिए यानी कि हमारे पास क्या है, कोई भी एक वेक्टर है उसमें ORI साइट क्या होती है, प्रेजेंट होती है। ORI क्या करती है, रेप्लिकेशन को स्टार्ट करती है और कॉपी नंबर को क्या करती है, डिसाइड करती है। यानी कि इसके साथ हमारा डिजायरेबल कोई भी सेगमेंट डीएनए का ऐड किया गया है तो उसकी कॉपी करने का काम करेगा और रेप्लिकेशन का काम करता है। तो ये अगले लिखा का टू हेल्प इन रेप्लिकेशन लिंक डीएनए, जुड़े हुए की प्रतिकृति करने में मदद करता है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। हेल्प इन सिलेक्टिंग रिकॉम्बिनेंट, नहीं, सिलेक्टिंग के लिए हम यूज करते हैं एंटीबायोटिक, जो जीन्स होती हैं उनको हम क्या करते हैं, सिलेक्टेबल मार्कर के तौर पे यूज करते हैं। तो ये सेकंड क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। हेल्प इन कंट्रोलिंग द कॉपी नंबर, हाँ ये बात क्या हो जाएगी, सही होगी। उसकी प्रतिलिपि जो संख्या है उसको नियंत्रित करने का क्या करते हैं, मदद करती है। हेल्प इन द लाइगेज, जोड़ने का, नहीं ये तो गलत है। ORI साइट का जोड़ने से कोई मतलब नहीं है। तो लाइगेज है वो क्या करता है, जोड़ने का काम करता है कटे हुए पे। तो इसका कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट और थर्ड है, क्या होगा, करेक्ट होगा, फर्स्ट और थर्ड करेक्ट होगा। तो इसके लिए कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि कोई भी एक डिजायरेबल जीन है, एम्फिसिलिन रेजिस्टेंस जीन है, PBR 322 है, देन रिकॉम्बिनेंट सेलेक्ट विद ग्रोइंग द मीडियम कंटेनिंग, यानी कि ये हमारा PBR 322 है। इधर जो जीन होगा वो कौन सा होगा, एम्फिसिलिन रेजिस्टेंस जीन होगा। इधर जो जीन होगा वो कौन सा होगा, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन होता है। यहाँ ORI साइट प्रेजेंट होती है और डिफरेंट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस साइट क्या होगी, प्रेजेंट होती। इसके लिए अगर हम बात करते हैं कि हमें आइडेंटिफाई करना है कि जो हमारा डिजायरेबल जीन है वो रिकॉम्बिनेंट है, को हम क्या करते हैं, सिलेक्ट करने का काम करते हैं। तो इसमें दे रखा कि PBR है, उसमें एम्फिसिलिन प्रतिरोधी जीन है, वांछित जीन को डाला गया। तो ये एम्फिसिलिन है, इसके साथ हमने क्या कर दिया है, जीन को ऐड किया गया है। उसके बाद माध्यम को विकसित करने के लिए हम चुना गया, तो हम किस में अंदर क्या करवाएंगे, मीडियम है वो कौन सा है वो चूज करें, किसके लिए, रिकॉम्बिनेंट के लिए। तो इसमें हम ओनली एम्फिसिलिन को यूज भी नहीं कर सकते हैं, टेट्रासाइक्लिन को यूज भी नहीं कर सकते हैं, पेनिसिलिन का तो कोई मतलब ही नहीं है इसके लिए। और हमारा आंसर कौन सा चला जाएगा, फोर्थ, टेट्रासाइक्लिन फॉलोड बाय द एम्फिसिलिन। यानी कि पहले हम इस मीडियम में ग्रो करवाएंगे तो ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। और उसके बाद हम एम्फिसिलिन रेजिस्टेंस मीडियम में ऐड करवाएंगे तो हमें रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट के बीच का डिफरेंस पता चल जाएगा। यानी कि पहले फर्स्ट इसमें ग्रो करवाएंगे और दोबारा से हम किस में ग्रो करवाएंगे, इसके अंदर। क्लियर है। तो ये हमारा कौन सा चला जाएगा ऑप्शन, पहले टेट्रासाइक्लिन में, बाद में कौन सा, एम्फिसिलिन में। तो इसका करेक्ट आंसर है वो कौन सा चला जाएगा, फोर्थ चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है कि ब्लैंक दे रखे हैं, उनको हमें करेक्टली क्या करना है, फिल करना है।
करेक्टली फिल करना है तो इसमें दे रखा कि एग्रोबैक्टीरियम टुमनिफेरेंस है, डिलीवर करता पीस डीएनए का डाइकोट प्लांट के अंदर। तो जिस पीस को हम क्या कहते हैं, यानी कि जो एग्रोबैक्टीरियम टुमनिफेरेंस है, जो पैथोजेनिक डीएनए सेगमेंट होता है, उसको हम क्या कहते हैं, टीडीएनए कहते हैं। वो जो टुकड़ा है द्विबीजपत्री पौधों के अंदर जाता है, उस खंड को हम क्या कहते हैं, टीडीएनए के नाम से जानते हैं। रेट्रोवायरस है, ये एनिमल के अंदर क्या इंक्लूडिंग मान लो ह्यूमन बीइंग के है, उसके द्वारा नॉर्मल सेल को किस सेल के अंदर करता है, कैंसरस सेल के अंदर क्या करता है, कन्वर्ट करने की कोशिश करता है। यानी कि मनुष्य सहित जंतुओं में रेट्रोवायरस है, वो आसानी से क्या करता है, नॉर्मल सेल को कैंसरस सेल के अंदर क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है। एग्रोबैक्टीरियम टुमनिफेरेंस जो प्लाज्मिड है, जो क्लोनिंग वाक के रूप में संशोधित किया गया है। तो जैसे हम एग्रोबैक्टीरियम है ट्यूमनिफेरेंस है, तो यहाँ पर जो प्लाज्मिड के तौर पे हम यूज करते हैं, तो वेक्टर है, प्लाज्मिड है, वेक्टर के तौर पे है, तो उसको हम क्या कहेंगे, टीआई प्लाज्मिड के नाम से जानते हैं। टीआई प्लाज्मिड के नाम से जानते हैं। अगला दे रखा है कि जो टीआई प्लाज्मिड है वो रिमूव किया गया है बिफोर, यानी कि हम उसमें से जो पैथोजेनिक सब्सटेंस है उनको हम, या पैथोजेनिक जो सीक्वेंस है उनको हम क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। और पैथोजेनिक यानी कि वायलेंट जो जीन है उनको हम क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं, ताकि वो हमारे लिए वेक्टर का काम करे, ना कि पैथोजन का काम करे। तो इसका अंदर कौन सा होगा, फर्स्ट टीडीएनए है, कैंसरस सेल है, टीआई प्लाज्मिड है और वायलेंट जीन है। तो इसका लिए करेक्ट कौन सा हो गया, थर्ड। तो 63 का करेक्ट आंसर कौन सा हो गया, थर्ड। सीडीएनए हो नहीं सकता, एमडीएनए नहीं हो सकता, आरडीएनए नहीं हो सकता, तो फर्स्ट हमारा टीडीएनए, इस वजह से इसका करेक्ट आंसर कौन सा गया, थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात में ट्रू और फॉल्स बता रखा है। तो टीआई प्लाज्मिड है, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड होता है एग्रोबैक्टीरियम, ये बात सही है इसके अंदर, यानी कि टीआई प्लाज्मिड एग्रोबैक्टीरियम टुमनिफेरेंस के अंदर क्या ट्यूमर को प्रेरित करता है डाइकोट प्लांट के अंदर। अगला दे रखा है कि टू सिलेक्टेड मार्कर कौन सा पीबीआर है, जिसमें लेक्जेड है, एम्फिसिलिन है। तो यानी कि पीबीआर 322 के अंदर जो चिन्हित करने के लिए है, तो जेड नहीं है, एम्फिसिलिन है, तो दूसरा कौन सा है, एंटीबायोटिक टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पर कौन नहीं होगा, लेक्जेड नहीं होगा, यहाँ कौन होगा, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस होगा। तो उनको लिए हम सिलेक्टेबल मार्कर के तौर पर क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो यानी कि पहला कौन सा है, सही है, दूसरा कौन सा होगा, गलत होगा। थर्ड क्या दे रखा है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियर प्रोड्यूस द बैंड एंड रेस्ट्रिक्शन जो डाइजेशन है विद इक्वार फर्स्ट प्रोड्यूस ब्लेंट एंड, ब्लेंट नहीं करता है, स्ट्रिक एंड करता है। हमने सीक्वेंस देखी है, तो ये क्या करेगा, ऐसी सीक्वेंस को क्या करता है, बनाने का काम करता है। तो ये सीक्वेंस जो होंगी ये कौन सी होंगी, स्ट्रिक एंड बनाने का काम करती हैं। क्लियर है। तो इक्वाराई फर्स्ट है वो कैसा होगा, स्टिक एंड बनाया गया है, यानी कि ब्लेंट एंड नहीं बनाएगा। तो ये ऑप्शन भी कैसा हो गया, गलत हो गया। अगला दे रखा है कि सिलेक्शन ऑफ द ट्रांसफॉर्मेंट एंड नॉन ट्रांसफॉर्मेंट डन बाय द प्लेइंग मीडियम के टेट्रासाइक्लिन इंसलेशन एंड एक्टिवेशन टेस्ट प्लेस ऑफ यूआर फर्स्ट। ठीक है, तो ये दे रखा है कि पीवी यू फर्स्ट है वो किस तरफ होगा, एम्फिसिलिन की तरफ होगा, और ये टेट्रासाइक्लिन इधर है। तो ट्रांसफॉर्मेंट एंड ट्रांसफॉर्मेंट के लिए पहले हम तौर पे कौन यूज करेंगे, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन। तो ये इसके लिए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। यानी कि दोबारा रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट के लिए कौन सा यूज करेंगे, एम्फिसिलिन के लिए यूज करेंगे। तो ये क्या आंसर होगा, सही होगा। यानी कि फर्स्ट है वो सही है, सेकंड है वो गलत है, थर्ड है वो भी कौन सा है, फॉल्स है, और फोर्थ है वो कौन सा, सही है। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा चला जाएगा, 67 का करेक्ट आंसर है फोर्थ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है कि मिसमैच पेयर को हमें क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। बेमेल जोड़ी का चयन करेंगे, यानी कि चिल्ड एथेनॉल कब ऐड करते हैं, प्योरीफाई करते हैं शुद्ध डीएनए को ऑब्टेन करने के लिए। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है, मूव टुवर्ड द नेगेटिव, नहीं मूव टुवर्ड द कैसा होगा, पॉजिटिव एंड होगा, जिसको हम क्या कहते हैं, एनोड बोलते हैं।
प्राइमर है वो ओलिगोन्यूक्लियोटाइड होता है, इलेक्ट्रोफोरेसिस है वो क्या करती है, प्रोग्रेशन को चेक करती है कि इनकी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है उसने कट किया है या नहीं किया गया है। तो प्राइमर है, ओलिगोन्यूक्लियोटाइड है, प्रतिबंध एंजाइम पाचन क्रिया को जांचने के लिए इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो गया, इनकी हमें क्या बताना था, मिसमैच बताना था, तो गलत कौन सा है, सेकंड। नेक्स्ट में हम देख रहे हैं कि जो डायग्राम दे रखा है वो डायग्राम किसका दे रखा है, पीसीआर का दे रखा है, ABCD यानी कि ए है, बी सी और डी के बारे में बात करनी है। ए है, यहाँ जो टेम्परेचर होगा वो क्या डीनेचुरेशन के लिए हेल्पफुल होगा, फिर बी जो है उसमें प्राइमर ऐड हो जाएगा, टेम्परेचर कम हो गया, उसके बाद क्या होगा, एक फेवरेबल टेम्परेचर होगा जिसकी वजह से क्या होगा कि जो स्टैंड है वो प्राइमर से क्या होंगे, एक्सटेंशन की तरफ जाएंगे, और उसके बाद जो 30 साइकिल है तो बिलियंस ऑफ कॉपी क्या हो जाएंगी, डी का फॉर्मेशन हो जाएगी। तो ये हमारे लिए क्या है, पीसीआर का डायग्राम दे रखा है। तो 1 बाय 1 करके देखते हैं। तो पहला कौन सा स्टेप है, डीनेचुरेशन का है। ये ठीक है कि 90 प्लस जो डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है उसके ऊपर, यानी कि 94 टू 96 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा, सेपरेशन के लिए काम आएगा। दोनों स्टैंड है वो इस टेम्परेचर के ऊपर क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। अगला एनलेडिंग दे रखा है, यानी कि 40 टू 60 यानी कि 42 डिग्री सेल्सियस है, जिसके ऊपर क्या होंगे, प्राइमर या आके क्या हो जाएंगे, बाइंड हो जाते हैं। 72 डिग्री सेल्सियस जो होता है जिसके ऊपर क्या होगा, टैग पॉलीमरेज एफिशिएंटली वर्क करता है। प्राइमर जुड़ने के बाद वो क्या करेगा, इसको ये एक्सटेंशन की तरफ लेके जाएगा, और 1 बिलियंस टाइम्स क्या हो, 30 साइकिल के बाद क्या होगी, 1 बिलियंस टाइम कॉपी का फॉर्मेशन हो जाएगा। एक कॉमन सा सिंपल स्टेप है किसका लिए, पीसीआर के लिए, यानी कि पहले दोनों स्टैंड है वो 94 डिग्री सेल्सियस के ऊपर सेपरेट होते हैं, फिर 40 टू 45 डिग्री सेल्सियस के बीच में जो टेम्परेचर होता है उसमें एनलेडिंग होती है प्राइमर की, और फिर क्या होगा, जो स्टैंड है डीएनए पॉलीमरेज की हेल्प से क्या होता है, एक्सटेंशन होता है, यानी कि कंप्लीट होते हैं रेप्लिकेशन उनका। उसके बाद क्या होगा, आगे जो कॉपी बनती है 30 साइकिल के बाद वो कौन सी हो जाएंगी, 1 बिलियंस टाइम हो जाएगी। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा चला गया, फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 70 क्वेश्चन है। इसका क्या बताना है कि सेगमेंट है करेक्टली टैग पॉलीमरेज है। तो एंजाइम कौन सा दे रखा है, टैग पॉलीमरेज है, उसके लिए हमें क्या बताना है, करेक्ट बताना है, कौन सा सही कथन है। चलिए एक एक कथन को हम क्या करते हैं, रीडिंग लगाते हैं कि इट सिंथेसिस आरएनए रीजन बिटवीन द प्राइमर, और नहीं, आरएनए रीजन के अंदर नहीं है, कौन सा होगा, डीएनए रीजन होगा। तो फर्स्ट कौन सा हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इट रिमेन एक्टिव ड्यूरिंग हाई टेम्परेचर डिनेचुरेशन, ठीक है, यानी कि उस तापमान पर क्या करता है, ये सक्रिय फॉर्म से क्या करता है, कार्य करता रहता है। अगला दे रखा है कि इट रिक्वायर द प्राइमर जो कैरिंग आउट प्रोसेस ऑफ पॉलीमराइजेशन, ठीक है, कि इस प्रोसेस के लिए हमें क्या है, प्राइमर की जरूरत पड़ती है, दोनों तरफ इसमें दे रखा है, और उस तापमान के ऊपर डीएनए पॉलीमरेज है वो क्या होगा, एक्टिव रहता है। तो ये प्रोसेस भी कौन सा हो जाएगा, ठीक है। इनकी बहुलीकरण की प्रतिक्रिया को पूर्ण करने के लिए प्राइमर की आवश्यकता होती है, ये बात ठीक है। उसके बाद दिखा रखा है कि टैग पॉलीमरेज एंजाइम ऑब्टेन फ्रॉम थर्मस एक्वेटिकस से क्या करते हैं, हम ऑब्टेन करते हैं। तो थर्मस एक्वेटिकस क्या हो जाएगा, इससे सोर्स हो जाएगा। तो इसका कौन सा आंसर चला जाएगा, इनकी फर्स्ट है वो इनकरेक्ट है, सेकंड सही है, फोर्थ है वो क्या है, इनकरेक्ट है। तो यानी कि इसका करेक्ट आंसर है वो कौन सा चला जाएगा, फोर्थ। अगले दे रखा है कि स्टेटमेंट हमें क्या बताना है, इनकरेक्ट बताना है। कथन को पढ़िए और गलत विकल्प को चुने। तो ये सारे जो स्टेटमेंट दे रखे हैं, इन स्टेटमेंट को लेकर यानी कि 71 के अंदर कौन सा स्टेटमेंट है वो कौन सा है, गलत है। फर्स्ट दे रखा है कि जेल एग्रोस जेल है इलेक्ट्रोफोरेसिस में एम्प्लॉय टू चेक द प्रोग्रेशन ऑफ रेस्ट्रिक्शन। ये स्टेटमेंट हमारी पहले भी आ चुकी है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर ER जो है उसका प्रोग्रेशन को देखने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का यूज़ करते हैं। अगला दे रखा है कि व्हेन द पीस ऑफ यानी कि बारे जो डीएनए उसको क्लोनिंग वेक्टर के साथ ट्रांसफर करेंगे इनटू द सेल तो वो मल्टीप्लाई करता है, ठीक है। वेक्टर के साथ जो भी हम डिजायरेबल जीन को ऐड करेंगे, सेगमेंट ऑफ डीएनए को ऐड करेंगे, तो वो क्या करता है, वहाँ पर जाने के बाद क्या करता है, उसके साथ मल्टीप्लाई करता है। ये बात सही है। इफ एनी प्रोटीन कोडिंग जीन एक्सप्रेस इनटू द हेटेरोजाइगस होस्ट,
यानी किसी दूसरे के अंदर हम करते हैं तो उसको प्लाज्मिड प्रोटीन बोलते हैं, नहीं उसको क्या कहते हैं, रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन बोलते हैं, प्लाज्मिड नहीं है। उसको क्या बोलते हैं, रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन बोलेंगे, प्लाज्मिड नहीं बोलेंगे। इस वजह से क्या हो जाएगा, ये रिकॉम्बिनेंट है, प्लाज्मिड नहीं है। तो अगला दे रखा है कि वाका है, कोशिका स्थानांतरित करते हैं तो विभाजित गुणित होता है, ये बात सही हो जाएगी। इसके अंदर विषम जात जो पोषी है उसके अंदर अभिव्यक्त होने वाला क्या होगा, रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन कहलाएगा। उसके बाद क्या होगा कि आफ्टर द क्लोनिंग द डिजायरेबल जीन द कंसिडर टू प्रोड्यूस टारगेट प्रोटीन द लार्ज स्केल, तो बायोरिएक्टर ठीक है कि कोई भी हमने रिकॉम्बिनेंट प्रोडक्ट बना रहे हैं उसको लार्ज स्केल पे डेवलप कर प्रोड्यूस करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, बायोरिएक्टर्स का हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। क्लियर। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, हमें क्या बताना है, गलत बताना है, और गलत कौन सा है, केवल थर्ड है वो क्या है, गलत है। तो ओनली थर्ड क्या होगा, गलत होगा। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा चला जाएगा, सेकंड चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये बायोरिएक्टर का मूवमेंट देखा रखा है। तो बायोरिएक्टर के घटक हैं वो कौन कौन से हैं, एजिड सिस्टम होता है, ऑक्सीजन डिलीवरी होता है, कंट्रोल सिस्टम होता है, टेम्परेचर कंट्रोल करता है, पीएच को कंट्रोल करते हैं, और विड्रॉल करते रहते हैं पीरियडिकली, क्या होंगे, यानी कि सैचुरेशन ना आए उसके लिए क्या करते हैं, रेगुलरली हम क्या करते हैं, इससे एक्सट्रैक्ट करते रहते हैं। इसी तरीके से यहाँ क्या होगा, एजिड करते रहेंगे, ऑक्सीजन का नियंत्रण रखेंगे, झाग का नियंत्रण रखेंगे, तापमान का नियंत्रण रखेंगे, पीएच का नियंत्रण रखेंगे। तो ये सारे जो स्टेप हैं वो किसके लिए सही है, बायोरिएक्टर के लिए सही है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा चला जाएगा, फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है कि ये कोई एक बायोरिएक्टर दे रखा है। इस बायोरिएक्टर में हमें क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। ए बी है, ये कौन सी हो गई, मोटर हो गया, ये झाग को तोड़ने के लिए हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से हम स्ट्राइल एयर को क्या करते हैं, पास करते हैं। और उसके बाद क्या हो जाएगा, जैसे कौन सा होगा, स्ट्रीम। और ये कौन सा हो जाएगा, एसिड बेस जो पीएच है उनके लिए हम कंट्रोल करने के लिए हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। तो मोटर ए है वो किसको डिनोट कर रहा है, मोटर को डिनोट कर रहा है। तो एक ही है इसमें, ऑप्शन फर्स्ट है, यानी कि ये कौन सा हो जाएगा, मोटर है। यह कौन सा हो जाएगा, बी, फॉर्म ब्रेकर है, जो झाग बनेंगे उनको तोड़ने के लिए। स्ट्राइल एयर को किससे पास करेंगे, सी से। स्ट्रीम स्टरलाइजेशन कहाँ से होगा, डी से होगा। और पीएच जो कंट्रोल होगा वो किससे होगा, ई से। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा चला जाएगा, फर्स्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74 क्वेश्चन है। 74 के अंदर हम देखते हैं कि ईच रेस्ट्रिक्शन जो एंजाइम होगा वो रिकॉग्नाइज करता है स्पेसिफिक सीक्वेंस, जिसको हम क्या कहते हैं, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस बोलते हैं डीएनए के अंदर। ये बात सही है कि डीएनए के अंदर एक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होती है जिसको रेस्ट्रिक्शन प्रतिबंध एंजाइम है वो क्या करता है, विशिष्ट सीक्वेंस पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को क्या करता है, पहचानता है। ये बात सही है। अगला दे रखा है कि पैलिंड्रोमिक जो सीक्वेंस होती है वो सेम होती है, यानी कि हम इधर से भी पढ़ें या इधर से रीड लगाएं तो दोनों जो रीडिंग होंगी वो क्या होंगे, दोनों दिशाओं से समान रूप से पढ़े जाते हैं। उसी को हम क्या कहेंगे, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस बोलते हैं। पर जो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस दोनों साइड से पढ़ी जाए, ठीक है, तो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस कहलाएगी। दोनों तरफ से पढ़ना रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के लिए क्या है, स्पेसिफिक है, ऐसा नहीं है। क्योंकि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है उसके लिए जो स्पेसिफिक है वो कौन सी, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है, तब वो कट करेगा। दोनों साइड से सेम है, इस वजह से वो पैलिंड्रोमिक कहलाती है। इसका और उन दोनों के शब्दों के बीच में कोई लेना देना नहीं है, यानी कि ये इंडिपेंडेंटली करेक्ट है और ये भी कैसा है, इंडिपेंडेंटली करेक्ट है। इस वजह से दोनों ट्रू है, पर इसका जो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है वो नहीं है, क्योंकि ये रीडिंग पैलिंड्रोमिक कहलाती है और पैलिंड्रोमिक है तो वो कट करता है। तो रीडिंग और कट लगना दोनों अलग अलग फंक्शन है, इस वजह से इसका करेक्ट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 75 क्वेश्चन दे रखा है कि इकोलाई है वो कैरी एक PBr322 है, डीएनए इंसर्ट करते हैं बामेज फर्स्ट साइट अनेबल टू ग्रो द टेट्रासाइक्लिन कंटेनिंग मीडियम। तो ये किसके अंदर होगा कि टेट्रासाइक्लिन कंटेनिंग मीडियम है उसके अंदर, यानी कि हमारा PBr322 है। PBr322 ये कौन सा है, बामेज फर्स्ट साइट किधर होगी, ये कौन सा एम्फिसिलिन रेजिस्टेंस है, और ये कौन सा है, टेट्रासाइक्लिन है। और ये साइट कौन सी होती है,
बामेस फर्स्ट साइट होती है। तो क्लियर है कि जो बामेस स्थल है उस पे डीएनए का अगर हम क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं बामेस फर्स्ट साइट के ऊपर, तो इकोलाई टेट्रासाइक्लिन वर्दी करने के लिए क्या होगी, असमर्थ होगी। तो बामेस साइट फर्स्ट ये है टेट्रासाइक्लिन, यहाँ पर हम जीन को इंसर्ट कर देते हैं तो ये कैसा हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा। और ये पॉइंट कैसा सही है, क्योंकि बामेस फर्स्ट प्रजनन स्थल के लिए टेट्रासाइक्लिन में क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं, तो ये बात सही है। तो इस वजह से क्या होगा, वो ग्रो नहीं कर पाएगा। यानी कि इकोलाई है, इकोलाई के अंदर हम किसके ऊपर ऐड कर रहे हैं, बामेस फर्स्ट किसके ऊपर है, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन के। तो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन क्या हो जाएगी, इनएक्टिव हो जाएगी। इस वजह से जो इकोलाई है वो टेट्रासाइक्लिन कंटेनिंग मीडियम में क्या नहीं कर पाएगा, ग्रो नहीं कर पाएगा। इस वजह से ये सही है, इसका एक्सप्लेनेशन ये सही है कि बामेस साइट है वो किसके ऊपर है, टेट्रासाइक्लिन रीजन में क्या होती है, उपस्थित होती है। इस वजह से असेसन और रीजन दोनों क्या है, करेक्ट है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, फर्स्ट आंसर कौन सा चला जाएगा, फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, 76 में कौन सा दे रखा है कि रिपीटेड जो एम्प्लीफिकेशन करते हैं पीसीआर का, तो वहाँ पर हम किसका यूटिलाइजेशन करते हैं, थर्मोस्टेबल टैग पॉलीमरेज है। ठीक है, तो थर्मोस्टेबल पीसीआर के अंदर हम यूज़ करते हैं, पॉलीमरेज एंजाइम के तौर पर है। तो बार बार क्या होगा, जो डीएनए है वो रेप्लिकेशन पॉलीमराइज की हेल्प से, यानी कि टैग पॉलीमरेज जो एंजाइम है थर्मोस्टेबल एंजाइम, उसके हेल्प से क्या रेप्लिकेट करता रहेगा। इसमें टैग जो पॉलीमरेज है वो रिमेन एक्टिव होता है ड्यूरिंग द टेम्परेचर है, हाइयर जो टेम्परेचर है, यानी कि पीसीआर टैग पॉलीमरेज उस तापमान के दौरान क्या होता है, एक्टिव फॉर्म में रहता है। तो ये बात भी क्या होगी, सही है। तो 76 का कौन सा हो जाएगा, आंसर है वो फर्स्ट है। यानी कि क्योंकि हम बार बार है वो क्यों यूज़ करते हैं टैग पॉलीमरेज का, क्योंकि वो हाइयर टेम्परेचर के ऊपर क्या होगा, स्टेबल होगा। तो इस वजह इसका करेक्ट आंसर है वो कौन सा है, फर्स्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है वो पॉपुलर है जेनेटिक इंजीनियरिंग के लिए। स्टेम मतलब बायोटेक्नोलॉजी है, डील्स विद द मैनिपुलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल बाय द मैन इन विट्रो। ये दे रखा है कि जो हम आरडीएनए टेक्नोलॉजी है उसमें हम क्या करते हैं, चेंज करते हैं, और जिसके मनुष्य के द्वारा जेनेटिक मटेरियल को बाहर की तरफ से हेरा फेरी किया जाता है, बदलाव किया जाता है, मैनिपुलेशन किया जाता है, पर्पसफुली मैनिपुलेशन है। तो ये कर सकते हैं। तो ये किसके लिए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, या हम क्या कहेंगे, आरडीएनए टेक्नोलॉजी बोलते हैं। तो ये पॉइंट सही है। और अगला दे रखा है कि पीबीआर है उस पर दो जो है वो सिलेक्टेबल मार्कर के तौर पे हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं पीबीआर के अंदर, टेट्रासाइक्लिन एम्फिसिलिन रेजिस्टेंस जीन, और दोनों ही क्या होते हैं, सिलेक्टेबल मार्कर के तौर पे क्या होती हैं, यूज़ होती हैं। तो कथन पहला और दोनों ही सही हैं। तो बोथ स्टेटमेंट क्या होंगे, करेक्ट होंगे। तो इसका करेक्ट आंसर है वो कौन सा आ जाएगा, फोर्थ आ जाएगा। नेक्स्ट दे रखा है क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78 में क्या दे रखा है कि जीन गन मेथड है आल्सो नोन एज माइक्रो इंजेक्शन टेक्निक है। तो इसमें क्या होगा कि जो जीन गन मेथड है, तो जीन गन मेथड के अंदर क्या होगा कि हम बुल्ट की फॉर्म, या हम कह सके कोटिंग करते हैं किसकी, कोई भी हैवी डेंसिटी जो मेटल्स होती हैं, उस हैवी डेंसिटी मेटल के तौर पर हम क्या करते हैं, उसकी कोटिंग करते हैं। और कोटिंग करने के बाद हम क्या करते हैं, बॉम्बार्डमेंट करवाते हैं, या ऐसे ही जैसे माइक्रो इंजेक्शन जो होता है, क्लियर। तो माइक्रो इंजेक्शन जो होगा उसमें हम क्या करते हैं, जो डिजायरेबल सेगमेंट है उसको हम क्या करते हैं, फिल करते हैं, और फिल करने के बाद हम क्या करते हैं, उसको इंजेक्ट करने का काम करते हैं। और इंजेक्ट करने का काम करते हैं तो जिसकी वजह से क्या होगा, दोनों ही जो टेक्निक है वो क्या होंगी, अलग अलग हैं, सेम नहीं है। यानी कि एक तो हम क्या करेंगे, ये सेल है, ये न्यूक्लियस है, इसमें हम इंजेक्शन के थ्रू क्या करवाते हैं, फिल करवाते हैं, तो माइक्रो इंजेक्शन टेक्निक हो गई। और एक यहाँ से हम क्या करेंगे, बॉम्बार्डमेंट करवाते हैं। तो दोनों क्या होंगे, अलग अलग हैं। यानी कि इंजेक्शन टेक्निक है वो मेनली किसके हैं, एनिमल के लिए किया जाएगी, और जीन गन मेथड है वो किसके लिए किया जाता है, प्लांट सेल के लिए किया जाएगा। तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो कैसा हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। क्लियर। अगला दे रखा है कि दिस मेथड
सेल आर बॉम्बार्डमेंट हाई वेलोसिटी ऑफ माइक्रो पार्टिकल, कॉपर कोटेड नहीं होता है। ठीक है, किससे कोटेड नहीं होगा? कॉपर कोटेड नहीं होता। जैसे टंगस्टन है, उससे क्या होगा? गोल्ड और टंगस्टन से क्या होता है? कोटेड होता है डीएनए प्लांट के लिए। तो उस वे के कण तो होते हैं, बम्बार्डमेंट तो करवाते हैं, पर वो तांबे के क्या नहीं होते हैं? आयन नहीं होते हैं। इस वजह से क्या होगा? कथन भी और इनकी स्टेटमेंट और फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। तो बहुत स्टेटमेंट आर क्या हो जाएंगे? इनकरेक्ट हो गया। तो करेक्ट आंसर कौन सा चला जाएगा? कथन फर्स्ट और सेकंड दोनों ही क्या है? गलत है। तो करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा हो जाएगा इसका? यहाँ 78 का जो आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर कौन सा दे रखा है कि हमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। करेक्ट स्टेटमेंट की बात है तो इसमें देखो कि कंस्ट्रक्ट करते हैं। फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट अमर्ज द पॉजिटिवली लिंक द डीन एनकोडिंग एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस इन द नेटिव प्लाज्मिड ऑफ साल्मोनेला टाइफी। ये बात सही है। स्टेलन कोहेन का जो एक्सपेरिमेंट था उसके अंदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन को प्लाज्मिड के साथ जोड़कर इंसर्ट किया गया था। अगला दे रखा है कि जो कट है सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को डीएनए फ्रेगमेंट एज द सेम काइंड ऑफ स्टिकी एंड तो ज्वाइन टुगेदर डीएनए लाइगेज। तो ये हम लंबे समय से बात करते हुए आ रहे हैं कि जो सोर्स डीएनए है और वाक डीएनए है दोनों को हम सेम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कट करते हैं ताकि उनको जोड़ने में क्या हो? आसानी हो। तो ये भी क्या होगा? सही हो गया। अगला दे रखा है कि प्रेजेंस ऑफ मोर देन रिकॉग्नाइजेशन साइट है। वेक्टर का जनरेटर सेवरल फ्रेगमेंट है और तो कॉम्प्लिकेटेड होता है जीन क्लोनिंग के लिए। यानी मान लो एक वेक्टर है, इस पर बहुत सारी एक ही एंजाइम से कट करने की साइट है। तो इसमें अगर हम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस डाल लेंगे तो बहुत ज़्यादा ये क्या होगा? टुकड़ों में बट जाएगा। तो वापस से डीएनए लाइगेज ऐड करने के बाद रिकंस्ट्रक्ट होना थोड़ा मुश्किल रहता है।